तो दोस्तों हम लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 को कंप्लीटली हम लोगों ने देखे और मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और मैंने कहा था कि इस तरह से आप लोगों को लेक्चर 8 तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से आप लोगों को देख लेना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा करके अब इजीली से सबसे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देखने की कोशिश करें। आइए सर बात करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3। और मेरे दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ साथ हम सभी को चाहिए कि डिजिटल एजुकेशन का भी तैयारी होनी चाहिए। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर हाँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ साथ हम लोगों का डिजिटल एजुकेशन भी देखना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आइए सर हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे कि भारत का संविधान जो है उसका गठन सबसे पहले अंगीकृत कब किया गया था। तो बताएंगे सर सबसे पहले जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इस बात को याद रखेगा। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान आखिर लागू कब किया गया था तो बताएंगे सर ठीक मेरे दोस्तों 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किए गए थे तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को बताना है। बहुत ही सिंपल है भाई, याद रखिएगा क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर आना नहीं है। दूसरी बात है सर भारत का जब संविधान गठन हो रही थी मेरे दोस्तों किस मिशन के द्वारा, तो बताएंगे सर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत मेरे दोस्तों हमारा जो है भारत का संविधान का गठन हुई है। तो भारत का संविधान मेरे भाई लचीला और कठोर दोनों है। क्या है भाई? भारत का संविधान क्या है? लचीला और कठोर दोनों है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। देखिए महात्मा गांधी की हत्या जो भी बंदा किया था बहुत ही गलत किया था, क्योंकि हमारे देश के क्या है राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति है। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले कि महात्मा गांधी में कितना आंदोलन किए। देखिए 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन होती है। उससे पहले मेरे भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1853 में। क्या मेरे भाई 1893 में कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जाते हैं, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वापस आता है मेरे दोस्तों ठीक 1915 में। वापस कब आता है तो बताएंगे सर वापस आता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कब? 1915 में। अब जैसे महात्मा गांधी 1915 में हमारे भारत लौटती है तो उस समय राजकुमार शुक्ल मेरे दोस्तों जाते हैं कोलकाता अधिवेशन 1916 में। कोलकाता में अधिवेशन कब होती है मेरे भाई? याद रखिएगा 1916 में। यहाँ पे जाकर के अपना दुख दर्द को सुनाते हैं, है ना भाई। और जैसे ही मेरे दोस्तों दुख दर्द को सुनाते हैं तो महात्मा गांधी कहता है ठीक है मैं आऊंगा, और चंपारण में आंदोलन छेड़ती है। क्या प्यारे मुस्कुराकर बोलिए, चंपारण में क्या छेड़ती है? आंदोलन छेड़ती है 1917 में। और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया यह पहला आंदोलन था और महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह सफल आंदोलन थी, इस बात को भी ख्याल रखना है। आइए सर तो महात्मा गांधी की हत्या मेरे दोस्तों किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। किसने किया था मेरे शेर शरणियों? तो बताएंगे सर नाथूराम गोडसे ने किया था। और महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन जो थी वो 1942 को हमारा था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो की नारा दिया था। क्या दिया था मेरे शेर शरणियों? मुस्कुरा कर बताइए, याद रखिएगा करो या मरो की नारा दिया था। आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अब इस क्वेश्चन को लेकर ना हजारों स्टूडेंट्स नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहते। मेरे दोस्त आपसे पूछा भारत के अंतिम वायसराय, आंख बंद करना है और बताना लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताना है? मुस्कुराकर बताएंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर उससे पहले मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए फटाफट उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रॉफिट ये है मेरे भाई कि जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है या इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है मैं वही ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन पे आते हैं सर सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? मेरे दोस्तों सांप्रदायिकता का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपने धर्म को दूसरे धर्म के प्रति सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म से घृणा करना, ये हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है। मैं मुस्लिम हूं, याद रखिएगा, और कोई हिंदू है मैं कहूंगा मुस्लिम क्या है? मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मुस्लिम धर्म से मुझे क्या है? प्यार है। लेकिन याद रखिएगा मुझे हिंदुओं से क्या है? घृणा है। तो ये एक प्रकार का क्या है मेरे शेर शरणियों? तो बताएंगे सर सांप्रदायिकता है। क्या है? सांप्रदायिकता है। ठीक है तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये जो है ना क्लास 12 का क्वेश्चन है। ठीक है तो बताएंगे सर धर्म आधारित राजनीति करना, धर्म आधारित
राजनीति करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर क्या, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? आखिर वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था महात्मा गांधी आपको राष्ट्रपिता कह रहा हूं? वो कहने वाला था कौन? खान अब्दुल गफ्फर खां। याद रखिएगा मेरे प्यारे, क्या था मेरे भाई? खान अब्दुल गफ्फर खां। एक्चुअली मेरे भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये गलत आंसर है। देखता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताते हैं। कमेंट सेक्शन का इंतजार करता हूं मेरे प्यारे कि कौन बताता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से कब विवाह किए थे? जैसे महात्मा गांधी का गर्लफ्रेंड का नाम क्या था मेरे भाई? कस्तूरबा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी के गर्लफ्रेंड का क्या नाम था प्यारे? तो बताएंगे सर हमारा महात्मा गांधी होगी, ठीक है। महात्मा गांधी के गर्लफ्रेंड का नाम कस्तूरबा। तो शादी कब किए थे मेरे भाई? 13 वर्ष की उम्र में। कब किए थे? 13 वर्ष की उम्र में। इसका जो आंसर होगा ना मेरे भाई, सुभाष चंद्र बोस होगा। क्या होगा शेरू सरनियो? सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, हमारा जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था वो हमारा क्या होगी? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के पुरुषपार्थ है? हाउ मेनी टाइप ऑफ पुरुषपार्थ आर दीज? आपसे पूछा गया कि पुरुषपार्थ जो है वो कितने प्रकार के होती है। तो पुरुषपार्थ अगर मैं देखूं मेरे भाई, वो 4 प्रकार के पुरुषपार्थ देखने को मिलता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देखने को मिलता है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि कौन सा वेद संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले मेरे प्यारे आप लोगों को कम से कम वेद के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे, हम सभी को पता है वेद जो है वो हमारा 4 प्रकार का होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद पाया जाता है। इन 4 प्रकार के वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। याद रखिएगा, वेद के अंदर में कौन सा नदी के बारे में चर्चा किया गया था? तो याद रखिएगा नदी का नाम सरस्वती नदी। कौन सा? मुस्कुराकर बोलेंगे सर क्या? सरस्वती नदी। अब बात करते हैं सर कि वेद में सबसे पुराना वेद अगर हमारा ऋग्वेद है तो हमारा बताइए सर संगीत का संबंध आखिर कौन सा वेद से है? तो बताएंगे सर संगीत का संबंध स्व से संगीत और स्व से समवेद, स्व से संगीत और स्व से समवेद। याद रखिएगा, भूलना नहीं खाई दादा। आशा कर रही हो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही है ना, उम्मीद करियो ना तोहनी से। हाँ, अगर तोहनी से पूछते हो बाबा वेद तो 4 प्रकार के, वेदांग, वेदांग। अगर आपसे पूछा जाएगा वेदांग कितने प्रकार का, तो बताएंगे सर 6 प्रकार का। पुराण, पुराण की संख्या पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 18। याद रखिएगा, वेद 4, वेदांग 6, पुराण कितना हो जाएगा मेरे शेर सन्यो? 18 प्रकार के पाए जाते हैं। तो आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और वेद से संबंधित आपके पेपर में 100 नहीं 500% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिलोसफी शब्द आपसे पूछा गया, जो हमारा फिलोसफी शब्द है एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या मेरे प्यारे? लव ऑफ लर्निंग, ज्ञान के प्रति प्रेम। यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। यह भी कह रहा है कौन? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। पहले ज्ञान फिर हम लोग क्या करेंगे? प्यार। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। निर्मा, वाशिंगटन निर्मा सुने हैं ना? तो मेरे दोस्तों ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी कह रही है कि पहले ज्ञान फिर हमारा बाद में होगा। समझ आ रहे हैं ना? लाल पीला हरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ठीक इसका ऑपोजिट, पहले लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ जाते हैं और इतने कलर नजर आता है, बाद में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक नजर आता है। क्या? व्हाइट भी नहीं, ब्लैक नजर आती है। और इस ब्लैक में सिर्फ और सिर्फ मुझे दोस्तों रोना पड़ता है। इसलिए अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। याद रखिएगा, किस पर? फ्यूचर पर ध्यान दें। याद रखना मेरे भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार के बताए गए हैं? अब हमारे जो भारतीय दर्शन है उनके अनुसार जो हमारा दुख है ना, दुख वो हमारा 3 प्रकार के बताए गए। ये दोनों क्वेश्चन आपका PYQ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था हमारा और एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये कि भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार के बताएंगे? तो बताएंगे प्यारे क्या? 3 प्रकार का बताया गया है। उपनिषद, कितना सुंदर तरीके से मैं क्लास में बताया था, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ते होंगे कि सर उपनिषद का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना गुरु के सामने। यानी मेरे दोस्तों उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ, तो बात कर रहे थे सर उपनिषद को वेदों का कौन सा भाग माना कहा गया है, कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों वेदों का जो भाग कहा गया है वो हम लोग बात करेंगे, वो होगा ज्ञान कांड भाग। कौन सा मेरे भाई? ज्ञान कांड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन। कौन थे प्यारे? महावीर स्वामी जैन। एक बात और याद रखेगा प्यारे कि हमारा जो पहला कौन था और हमारा अंतिम, देखिए मेरे दोस्तों पहला और अंतिम में कंफ्यूजन अगर कंफ्यूजन होती है तो दूर कर लीजिएगा। एक पहला आपसे पूछा जाएगा और आपसे एक 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है? एक आपसे पूछा जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे और एक आपसे पूछा जाएगा कौन, तो बताएंगे सर हमारा पहला। हमारा अंतिम तो महावीर स्वामी जैन है ही है, ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में नहीं हुई थी, बल्कि कहां पे हुआ था मेरे दोस्तों? नेपाल में हुआ था। इस चीज को ख्याल रखिएगा। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली का कहां पे? कुंडलग्राम में, है ना भाई। इसी तरह से आपसे पूछा गया है जो हमारा गौतम बुद्ध है भाई, इसका जन्म कहां पे होता है मेरे दोस्तों? मुस्कुरा कर बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताएंगे सर ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना मेरे भाई, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो हमारा बोधगया में हुआ था। और सबसे पहले उन्होंने कहां उपदेश दिया था? सारनाथ में। कहां पे मेरे भाई? सबसे पहला उपदेश मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों को बैठा करके समझाने लगा, उसको हम लोग उपदेश कहते हैं। जब हम शिक्षा को प्राप्त करने के बाद 4-5 लोगों को बैठा लेंगे और समझाएंगे, वो हमारा क्या होगा? उपदेश कहलाता है। तो ये उपदेश मेरे दोस्तों गौतम बुद्ध ने, याद रखना है, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पे? बोधगया में। और लुम्बिनी ग्राम में इसका क्या होती है? जन्म होता है। क्या होता है मेरे भाई? जन्म होती है, ठीक है। चलिए सर अगला, जनजातियों का भगवान कौन है भाई? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जनजातियों का भगवान किससे कहा जाता है? तो बताएंगे सर जनजाति के भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको मेरे प्यारे? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको इसमें से बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, यकीन मानिए मेरे प्यारे, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा ही टपकेगा प्यारे। पहला क्वेश्चन याद रखेगा, पहला क्वेश्चन याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, ओके सर, शानदार तरीके से समझ में आ गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताएंगे सर सिक्किम। क्या बताएंगे सर? सिक्किम। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग एकदम अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आएगी, 4 नहीं आता है भाई, एक ही आती है। याद रखिए सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ओके, तो आपसे हमारा क्या आंसर होगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ अपने सीमा साझा नहीं करती है? इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का कि कौन सा ऐसा राज्य जो चीन के साथ सटा हुआ नहीं है। तो बताएंगे सर नागालैंड। क्या बताएंगे मेरे शेरों? नागालैंड। क्या बताएंगे? नागालैंड। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है घर बैठे, तो मई महीना का पहला सप्ताह में मेरे दोस्तों हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। जो भी मेरे दोस्तों चाहते हैं कि हमें क्लास करना है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 2 का, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स है या ऑल ऑनर्स पेपर, आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। और मेरे दोस्तों 6 महीना इस बार तो नहीं मिलेगी, लेकिन 4 महीना में हम लोगों को रगड़ करके तैयारी करना है, क्योंकि 15 अगस्त से सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम है। इस चीज को भी ख्याल रखना है। आइए सर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कौन सा ऐसा भारत के तटीय प्रदेश है जहां पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? वो हो जाएगा हमारा कौन प्यारे? कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में। कौन सा श्रेणी में प्यारे? काराकोरम श्रेणी में आता है। किसमें? काराकोरम श्रेणी। और ये क्वेश्चन पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पिछले साल का
पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी भ्रष्म घाटी से होकर बहती है? आखिर भारत का वो कौन सी नदी है जो भ्रष्म घाटी से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर नर्मदा नदी। कौन सा मेरे भाई? नर्मदा नदी। और भारत का सबसे बड़ा नदी मेरे प्यारे गंगा नदी। भारत का सबसे चौड़ा नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखेगा। विश्व का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो नील नदी, और विश्व का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाएगा तो अमेजन नदी। याद रखेगा मेरे प्यारे। नील नदी कहां बहती है? मिस्र में। और अमेजन नदी कहां बहती है? ब्राजील में। इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन हमेशा एकदम स्ट्रांग बनकर रहिए भाई, कहीं से भी आए छोड़कर नहीं आना है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? ज्वारीय वन आपसे पूछा गया कि ज्वारीय वन जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। दलदली एरिया में जंगल जो होती है वो हमारा हो जाएगा कहां? पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, जैसे हम लोग प्राचीन नहीं बोलते हुए हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, कभी मेसोपोटामिया पढ़ते हैं, कभी सुमेरियन की सभ्यता पढ़ते हैं, वही चीज आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण जो है किसके आधार पर किया गया था? तो बताएंगे सर पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। किसके मेरे भाई? पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। अगला है सर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और क्लास 12 का क्वेश्चन, चुना हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है और 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या मेरे शेर सुनियो? 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ख्याल रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। गीता गोविंद ग्रंथ का लेखक जयदेव। याद रखिएगा सबसे पहले कि गीता गोविंद के लेखक कौन है प्यारे? तो बताएंगे सर जयदेव। पहला क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि गीता गोविंद किसने लिखा है? तो बताएंगे सर जयदेव चाचा ने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक का दरबारी कवि था? हमारा जो जयदेव है भाई वो किस शासक के दरबारी कवि था? तो बताएंगे सर लक्ष्मण सेन का। किसका? लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। कौन? जयदेव। कौन थे जयदेव? गीता गोविंद लिखने वाले ग्रंथ का जनक है भाई। ठीक है, चलिए अगला, बृहद संहिता लेखक का नाम आपके पेपर में D2 छपेगी। हाँ D2 क्वेश्चन है सर, बृहद संहिता का लेखक कौन है? तो बताएंगे सर वराह मिहिर। क्या हो जाएगी सर? बृहद संहिता के लेखक हमारा वराह मिहिर। अगला है सर, चचनमा किस भाषा में, किस भाषा का ग्रंथ है? जो चचनमा है वह किस भाषा का ग्रंथ है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो चचनमा है मेरे प्यारे वह कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो बहुत ही मुस्कुरा कर बताएंगे सर वो हमारा होगा फारसी भाषा। क्या होगा? फारसी भाषा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। और हाँ, इसके बाद में चाह रहा हूं ना डिजिटल एजुकेशन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का भी एग्जाम हम लोग का समझ पा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर में ही हो जाएगी ना, तो दोनों को लेकर ही चलेंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया थी? मतलब सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण कराने वाले आखिर कौन था? तो बताएंगे सर कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जाएगी, ए हमारा सही तरह जाएगा। अगला है सर, अमरकोश के रचयिता कौन है? अब एक पुस्तक है भाई अमरकोश। क्या है? एक पुस्तक का नाम है अमरकोश। और आपसे पूछा गया है दादा बताइए थोड़ा सा कि अमरकोश के रचयिता कौन है? तो बताएंगे सर अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। क्या बताएंगे सर? अमरकोश के जो रचयिता है दादा वह होगा कौन? अमरकोश। याद रखिएगा, अमरकोश के रचयिता अमर सिंह। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि मिश्रित जातियों का निर्माण कैसे हुआ है? मिश्रित जो जातीय है इसकी जो निर्माण होती है अनुलोम विवाह के फलस्वरूप। याद रखिएगा मेरे भाई, अनुलोम विवाह के फलस्वरूप इसकी क्या होती है? बताएंगे सर इसका होता है क्या? निर्माण। आइए सर, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख करें। जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे उल्लेख करने के लिए कहा गया है। तो बताएंगे सर वो उस समय हमारा देश जो था ना वो अल्प विकसित था। क्या प्यारे? अल्प विकसित था। और उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई थी। जब देश मेरा आजाद हुई मेरे भाई तब मेरे दोस्तों हमारे देश की थोड़ा सा आर्थिक ढांचा क्या हुआ? स्ट्रांग हुई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि समाज के सामने मुख्य आर्थिक समस्या क्या है?
समाज के सामने, जैसे हम लोग समाज के अंदर में रहते हैं, तो समाज के सामने मुख्य जो आर्थिक समस्या होती है ना, वो आपसे पूछा गया क्या है, तो बताएंगे सर वो है, याद रखें मेरे भाई, दुर्लभता। क्या है मेरे भाई? दुर्लभता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर बेरोजगारी, गरीबी। गरीबी और बेरोजगारी के लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दुर्लभता। यहां पे हम प्रॉपर तरीके से गरीबी नहीं बोल सकते, गरीबी बोलेंगे तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी बोलेंगे तो गरीबी आ जाएगी, लेकिन दोनों टर्म के लिए प्रयोग किया जाता है दुर्लभता। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर जाएगा। अगला है सर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य अध्ययन क्या था? सबसे पहले प्यारे 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है भाई। हाँ याद रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना हमारा कब होती है सर? गौर कीजिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना होती है 1900, याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक। ओके, दूसरा पंचवर्षीय योजना होती है 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना होती है 1961 से लेकर 1966 तक। इसके बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और हमारे देश में कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ साल के लिए हमारा पंचवर्षीय योजना को रोकथाम कर दिया जाता है। मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो मैं भी बताना चाहूंगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्यारे याद रखेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो आपसे पूछा गया, याद रखना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा मॉडल पर आधारित था। मैं ऑप्शन देता हूं, हेरोड डोमर मॉडल या महालनोबिस मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल या महालनोबिस मॉडल, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। कौन सा मॉडल बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखेगा प्यारे, जब हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन होती है ना, तो वो ज्यादा फोकस करता है उद्योग पर। किस पर? उद्योग पर करती है। और इस समय पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत में 3 ऐसे फैक्ट्री का स्थापना होती है जो आज भी भारत के अंदर में सबसे बड़ी फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। पहला राउरकेला स्टील प्लांट, नाम याद रखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है। दूसरा भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है। तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कहां है, बोलिए ना, वो हमारा है पश्चिम बंगाल में। पहला भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, राउरकेला स्टील प्लांट हमारा केरल में, सॉरी हमारा उड़ीसा में, और एक आता है सर दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारा कहां पे है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है सर कहां पे, तो पश्चिम बंगाल में। ये 3 ऐसी फैक्ट्री थी जिसकी स्थापना हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए अगला है सर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था? दादा रे योजना आयोग। मेरा मोदी आया और सबका नाम चेंज करना शुरू कर दिया। नाम चेंज करने से देश कभी विकास नहीं कर सकती है भाई, ये हमारी प्राथमिकता है। तो योजना आयोग पहले नाम था। योजना आयोग का गठन होती है मेरे प्यारे 1950 में। अब मोदी आया, आ गया दिल चुराने आ गया। कौन कह रहा पता है? मोदी नहीं, नाम चेंज करने आ गया। समझ पा रहे ना? तो नीति आयोग जो थे मेरे दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग। कब रखा भाई? 1 जनवरी 2015। और मेरे दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है ना, इसका अध्यक्ष याद रखिए, इसका जो चेयरमैन होती है ना, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? देश का प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा योजना आयोग का नाम बदल करके मोदी सरकार ने रखा नीति आयोग। योजना आयोग का गठन 1950 में हुई थी। मोदी आया और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग रखा। इसका जो अध्यक्ष होती है हमारा कौन होगा? तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री। आइए सर बात करते हैं, और एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। आप नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो आप नहीं, है ना भाई? जब गहरा प्यार हो जाती है तो बोलता नहीं तुम अगर नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, नहीं करती है भाई कोई पागल कहीं की। चलिए अगला, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें आपको बताने की सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कौन सा क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र। प्यारे अगर आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे सर। जो गांव देहात में किया जाता है उससे हम लोग प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे सर खेती करना, पशुपालन, पशुचारण, खनन करना, लकड़ी काटना, सुअर पालन, कृषि करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप।
सर द्वितीय क्रियाकलाप किससे कहते हैं? तो द्वितीय क्रियाकलाप में सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण होती है। क्या होती है? विनिर्माण, यानी कच्चे माल से तैयार करना दूसरा चीज, जैसे गले हुए प्लास्टिक से प्लास्टिक के सामान बनाना, ये हमारा द्वितीय क्या भाई? द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप में आती है सेवा, जैसे हमारा यातायात हो गई, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सब क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है। याद रखिएगा, वीडियो को स्किप कर रहे हैं, बहुत माहिर है भाई, स्किप ना करिए दादा, बहुत तड़पा भी रहे एग्जाम के समय। तो की लागो कि जो क्वेश्चन मैं बताओ यही क्वेश्चन तो के एग्जाम से मैं मिल जेतो कि नहीं दादा, इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है भाई? देखिए, अनाज का मतलब होता है कौन, जिससे हमारे पेट की पूरी भरण पोषण होती है। तो चावल से होता है, गेहूं से होता है, मक्का से भी होता है, लेकिन चना से नहीं होता है भाई। आइए सर, अगला है सर, आलू का एक उदाहरण है। आलू क्या है? एक हमारा रवि फसल है। आलू क्या है प्यारे? मुस्कुरा कर बताएंगे सर, आलू एक प्रकार का रवि फसल है। आइए सर, बात करते हैं वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, बिना लाइसेंस का बड़े बड़े उद्योग नहीं चलती है। हाँ, वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है उनकी संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर उनकी संख्या 6 है। कितना है प्यारे? उनकी संख्या कितना है? तो बताएंगे सर लाइसेंस धारी जो हमारा फैक्ट्री है वो हमारा 6 है भाई। अगला है सर, विश्व में भारत का जूट के निर्यात में कौन सा स्थान है? विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत का जूट का निर्यात है ना भाई, क्या बोल रहा है? जूट का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा याद रखिएगा भारत में होती है। इसमें पहला स्थान हमारा भारत का है भाई। ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन पाता हूं, भूदान आंदोलन का जन्मदाता कौन था भाई? आपसे पूछा गया कि जो हमारा भूदान आंदोलन है भाई, इसका जन्मदाता आखिर कौन है? तो बताएंगे सर आचार्य विनोबा भावे। कौन हो जाएगा सर? आचार्य विनोबा भावे। अगला है सर, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का मूल्य सिद्धांत इनमें से कौन है? अहिंसा करो, नॉन वायलेंस, सत्य बोलो, दुख सहने की क्षमता रखो। ओ माय गॉड, अभी तो दुख कोई सहता ही नहीं है भाई, अभी तो दुख बाद में सहा जाएगा, पहले मारपीट कर लेते हैं। हाँ, खास करके लड़कियां इस तरह करती हैं। नहीं भाई, लड़का फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती है। माना कि लड़कियों में बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाती है। चलिए सर, आइए, दांडी मार्च ने कौन से आंदोलन को प्रज्वलित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट वाज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू द दांडी मार्च? तो बताएंगे सर जन्म देने वाला कौन सा था? तो जन्म देने वाला था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए सर, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। देखिए, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, वापस लिया गया था 1922 में, ख्याल रखिएगा, है ना। चंपारण का तो पता ही होगा भाई, 1917 में, है ना। देखिए, किसान से संबंधित ना 3 आंदोलन हुआ था। एक तो हमारे चंपारण का आंदोलन होती है, ठीक है। एक 1918 में खेड़ा, नाम याद रखिएगा भाई, खेड़ा 1918 में। और एक होता है सर बरदोली का आंदोलन, जो हमारा 1928 और 29 के बीच में होती है। 3 आंदोलन जो किसान से संबंधित था, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के अंत में मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन कब बना? खिलाफत आंदोलन और मेरे दोस्तों असहयोग आंदोलन दोनों मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन कब बना? तो बताएंगे सर 1921 में। कब बना था सर? 1921 में। कब बना मेरे प्यारे? 1921 में बना था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वर्ष 1919 के बाद ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा खर्चों में वृद्धि किस युद्ध के कारण हुई थी? 1919 के बाद। तो बताएंगे सर वो हुआ था किसके कारण? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध कब होती है? 1914 से लेकर 1900 याद रखिएगा 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब होती है? 1939 से लेकर 1945। ये जो 2 युद्ध है भाई, इसको याद रखिएगा। और मेरे दोस्तों, हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में मेरे दोस्तों खतरनाक नुकसान हुई थी। लोगों ने कहा था कि अब ऐसा युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर से क्या हो गया? युद्ध हो गया। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इसी समय अमेरिका ने जापान पर जाकर मेरे दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। परमाणु बम गिराने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ की स्थिति आज भी, जब जो बच्चा पैदा होता है अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूल्हा, आज भी मेरे दोस्तों जापान में क्या होती है? बच्चा इस तरह से पैदा होती है। परमाणु बम बहुत खतरनाक बम होती है, इसलिए किसी भी देश के साथ कितने भी
युद्ध क्यों ना हो जाए, कभी परमाणु बम गिराना नहीं चाहिए, है ना। चलिए सर बात करते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के निर्माण के समय भारत के वायसराय कौन था। जब हमारा मुस्लिम लीग अली जिन्ना डिमांड किए मेरे दोस्तों हमें अलग देश चाहिए, अरे जवाहरलाल नेहरू मुझे अलग देश चाहिए, क्या कहते हो, तो उस समय जो था ना मेरे भाई लॉर्ड मिंटो, कौन थे, लॉर्ड मिंटो। आइए सर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को कितने प्रांतों में विभाजित किया था। एक्चुअली बंगाल को विभाजित करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। कौन था प्यारे, बंगाल को विभाजित करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल को जो विभाजित किया था ना वो कितने भागों में किया था, 2 भागों में, याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बाद में जाकर मेरे दोस्तों पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश रखा गया और पश्चिमी बंगाल को पाकिस्तान नाम रखा गया, ठीक है। अगला है सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत पहली बार किस वर्ष में गाया गया था। यानी मेरे दोस्तों जो जन गण मन अधिनायक जय है ना भाई, ये हमारा गाया गया था कोलकाता अधिवेशन पे। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि सबसे पहली बार कब गाया गया, तो बताएंगे सर सबसे पहली बार जो हमारा गाया गया था ना वो हमारा 1911 में गाया गया था। कब गाया था मेरे भाई, 1911 में। दूसरी बात, कांग्रेस की स्थापना करने वाला था A.O. ह्यूम, ठीक है। कब क्या था मेरे भाई, तो पूरा डेट याद रखिएगा, पूरा डेट 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है और मेरे भाई 28 दिसंबर 1885 को होती है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे ना मेरे दादा वो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर चाचा ने महात्मा गांधी को प्यार से बापू नाम कहकर पुकारे थे। क्या, प्यार से बापू नाम कहकर पुकारे थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत क्या है भाई, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है प्यारे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पे सबकी देखरेख से ही हमारे देश चलती है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और हमारा रूस जो है, रूस वो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इन सब चीजों को ख्याल रखिएगा, मजाक नहीं करना भाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित करता है भाई। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ना मेरे दोस्तों, उसमें जो कीमत निर्धारित होती है वो किसके तहत होता है, तो बाजार शक्ति पर। याद रखिए किस पर मेरे भाई, इसीलिए तो अमेरिका ज्यादा शेयर मार्केट खेलती है भाई। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाए थे ना वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे प्यारे, दादा भाई नौरोजी चाचा थे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का सेमेस्टर 2 का ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जो अभी एडमिशन चल रही है और मई का पहला सप्ताह से ही आप लोगों का क्या हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई जल्दी से जाएं, कम से कम फी में ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी करें। जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 2 का देखिए हिस्ट्री ऑनर्स, इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटिकल ऑनर्स देखने को मिलेंगे, या आपने ऑल ऑनर्स पेपर लेकर रखा है वो ऑनर्स पेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्या आता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्यारे कि बताइए थोड़ा सा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अभी मैंने बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना बताया ना भाई 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, सिंपल सा फंडा भाई 1956 से 1961। ये तो सर हमारा सेट नंबर 3 हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप लोग चाहते हैं सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन का भी तैयारी कराइए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।